एक वेव इस शेप की है, एक वेव इस शेप की है, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। ठीक है, जैसे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरफेयर करेंगे, थोड़ी देर बाद में सिचुएशन क्या होगी, ये वेव यहाँ पहुंच जाएगी मान लो, और ये वाली वेव यहाँ पहुंच जाती है। ये वेव यहाँ पहुंच जाती है। तब जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है ना, रस्सी की जो आपको शेप दिखाई देगी वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। यहाँ तक तो ये वाली वेव है, ये वाली स्क्वायर वाली इधर, तो ये शेप यहाँ पे यहाँ तक रहती है। फिर ये डिस्प्लेसमेंट प्लस इसका ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है। ये शेप कुछ ऐसे बन जाती है, ये शेप कुछ ऐसे बन जाती है, ये शेप ऐसे बन जाती है। दैट इज आपको रस्सी क्यों दिखाई देती है, यार दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो ऐड किया। फिर थोड़ी सी देर बाद में और देख लेते तो होता क्या कि ये वेव तो यहाँ पे पहुंच जाती है और साथ में ये वेव यहाँ पहुंच जाती है। हाँ, तो अब शेप क्या बन जाती है, स्क्वायर वेव के ऊपर इसको बनाओगे, डिस्प्लेसमेंट ऐड ही करोगे ना, तो आपको शेप ऐसे दिखाई देती है। क्या लॉजिक समझ आया, घर बन जाता है। अब थोड़ी देर बाद में और तुम देखते तो ये कुछ ऐसा होता, ऐसा होता। अब आपको जो शेप दिखाई देती है वो कैसी दिखाई देती है, हाँ है ना यार, इसका डिस्प्लेसमेंट इसमें ऐड कर दिया, दोनों के डिस्प्लेसमेंट ही तो ऐड कर रहे हैं हर पॉइंट के। और फिर थोड़ी देर बाद में और क्या दिखाई देता आपको, स्क्वायर वेव इधर जा रही है, इधर जा रही है। खास बात क्या, खास बात ये है, ये वेव इधर से इधर ऐसे जाएगी जैसे वेव है ही, ये वेव इधर से इधर जा रही है जैसे वेव है ही। जैसे मैं बोलता हूँ तुम बोलते, दोनों की आवाज टकरा के खत्म नहीं होती, हाँ है ना। एक पत्थर पे को दूसरा पत्थर पे आमने सामने के टकराएंगे तो गिर जाएंगे, हाँ है ना। लेकिन वेव की खास बात है कि वेव एक दूसरे के मोशन को डिस्टर्ब नहीं करती, ये वेव ऐसी की ऐसी जाएगी, ये वेव ऐसी की ऐसी जाएगी, हाँ है ना। जिस पॉइंट पे इंटरफेयर करेंगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, उसके बाद में ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। क्या बात समझ में आ गई, ये वेव की खास बात होती है। क्या डिस्टर्बेंस होगा, इसके पास जो एनर्जी, इसका पास एनर्जी, सारी एनर्जी एक ही जगह पे, क्या दिक्कत, हाँ है ना। ये जो अपनी एनर्जी इधर लेके जा रही थी, इसके बाद में इधर लेके जा रही है, ये इधर लेके जा रही है, इधर। यार जब दो वेव एक ही जगह पे तो दोनों एनर्जी एक साथ होगी तो टोटल सम ही होगा ना दोनों की एनर्जी का उस पॉइंट पे। जब डिस्टर्बेंस ही दोनों जगह सेम है और तो एनर्जी भी दोनों की ऐड ही होगी उस पॉइंट पे। लेकिन इसकी एनर्जी जो लेके जा रही है, ये अपनी एनर्जी इधर लेके चलेगी, ये अपनी एनर्जी इधर लेके चलेगी, एक बार इकट्ठी हुई थी दोनों की, फिर जो अपनी अपनी एनर्जी थी फिर से लेकर निकल गई, जैसे दूसरी प्रेजेंट नहीं। तो कभी भी अगर ऐसे दो वेव भी होंगे तुम सुपरपोजिशन तो कर ही लोगे ना, ग्राफ पे बना लोगे ना आराम से। जैसे मैं एक वेव बनाता हूँ तो मेरे को उसकी शेप बना के देना, तो मेरे को इन दोनों का रिजल्टेंट बना के दोगे, ठीक है। दो वेव प्रेजेंट है, इसका एम्पलीट्यूड 5 है, इसका भी एम्पलीट्यूड 5 है। रिजल्टेंट वेव बताओ कैसे बनेगी, एक बार बनाओ, बस बनाते ही आइडिया लग जाएगा तुमको।
और इस टाइम पे शेप कैसी होगी? अब देखो ये वाली वेव इधर प्रेजेंट है, इसके इधर से ये वाली वेव है, तो इसके इधर तो ये वाली शेप ऐसी रहेगी। अब इसमें से कुछ माइनस करने लगो, इस पॉइंट पे इसमें से माइनस कर दे तो जीरो पे आएगा पॉइंट। ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये शेप बनेगी यार, ऑब्वियसली बात है, ये शेप बनेगी। देख लो ये 5 है, ये 5 है, ये 1 है, तो 5 में से 1 माइनस कर दे, 4 पे आएगी ना नेट डिस्प्लेसमेंट। ये 5 है, ये 3 है, तो 3 में 5 में से 3 माइनस कर दे तो 2 ही तो आएगी ना इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट। अब ये 5 और ये भी 5 है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। तो रस इसी पॉइंट पे होगी। अभी भी नहीं पता चली बात। एक और बनाओ, एक और बनाओ, ये तो तुमने बनाई दिया और क्या। रिजल्टेंट बनाना है 5 5 माइनस 5, समझ में आया? बनाओ। हर पॉइंट पे तू बना के देखना डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए। बिल्कुल ये ऐसा बनेगा। देख तेरी शेप अलग थी ना, बस तो गलत कर। किस किसका सही है? ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब समझ आ गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसके बारे में। स्टैंडिंग वेव, हेडिंग लिखो स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, सेम वेव एंड कंडीशंस आर जस्ट राइट, स्टैंडिंग वेव बनती है। इसकी इक्वेशन लिख देता हूं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे अपोजिट डायरेक्शन में, एक में माइनस का साइन, एक में प्लस का साइन है, मतलब ये वेव इधर जाएगी, ये वेव इधर जाएगी। तो जब दो आइडेंटिकल वेव्स होंगी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, तो y1 प्लस y2 करोगे तो ये रिजल्टेंट वेव बनेगी। तो ये क्या बनेगा? ये कॉमन आ जाएगा दोनों में से, अंदर क्या आएगा? sin kx माइनस ओमेगा t प्लस sin kx प्लस ओमेगा t।
ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं। साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस डी माइनस सी बाई 2। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो देखो साइन सी प्लस डी बाई 2 इन दोनों का सम करोगे तो क्या आएगा, kx और kx, 2kx डिवाइड बाई 2 क्या बचेगा, kx। तो ये आ जाएगा 2a sin kx into this minus this, kx की वजह हो जाएगा प्लस 2 ओमेगा टी हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या बचेगा, तो ये वही है। अब इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है, बहुत सिंपल है। मान लो एक रस्सी है, एक चीज देख रहे हो, पहली बार ऐसा हुआ है स्पेस इंफॉर्मेशन और टाइम इंफॉर्मेशन अलग अलग हेडर के अंदर आ गए, सेपरेट हो गए। इससे पहले तक ये दोनों हमेशा क्या थे, एक साथ। x की वैल्यू 0 पुट करो, टाइम कुछ भी हमेशा 0 ही आएगा। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट बना रहा हूं तो x की वैल्यू बताओ तो यहाँ पे 0 पे एक पॉइंट यही रहेगा हमेशा। k की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाय लैम्डा। x की वैल्यू तुम पुट कर दो लैम्डा बाय 2, तो ये क्या आएगा पाई। तो ये पॉइंट भी हमेशा क्या आएगा, पाई वाला पॉइंट भी क्या आएगा, 0। कोई भी टाइम हो हमेशा यही रहेगा। x की वैल्यू लैम्डा पुट कर दो, 2 पाई। ये पॉइंट हर टाइम पे फिक्स नहीं रहेंगे, हिलने वाले नहीं है, क्योंकि ये 0 हो गया तो कुछ भी होता है क्या फर्क पड़ता है, तो वही तो हमेशा 0 ही आएगा ना हर टाइम पे। नहीं है मेरी बात समझे, आगे ना बात समझे। तो एक्चुअली ये x की वैल्यू पाई नहीं है, x की वैल्यू लैम्डा बाय 2। यार x की वैल्यू तो लैम्डा बाय 2 पुट करोगे तो पाई आएगा, ये जब पाई आएगा तब ये 0 होगा। तो ये वैल्यू क्या है एक्चुअली, लैम्डा बाय 2। ये वैल्यू क्या है लैम्डा, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये क्या आएगी, ये क्या आएगी, और ये क्या आएगी। नहीं ये बात समझ आता है, ये सारे पॉइंट फिक्स्ड है। अब थोड़ा सा चेक करते हैं, लैम्डा बाय 4 पुट करो एक बार, ये क्या आएगा, तो ये तो 1 ही आएगा हमेशा। लैम्डा बाय 4 तो ये वैल्यू क्या आएगी, 2a आ गई, 2a cos ओमेगा t। ये किसकी इक्वेशन है, एसएचएम की, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है 2a। यार y इक्वल टू a cos ओमेगा t a sin ओमेगा t किसकी इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये एसएचएम कर रहा होगा, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन। ये वैल्यू तो 2a आई गई है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा 2a। तो ये इस पॉइंट के अबाउट 2a एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेगा, है ना। ऐसे मैं एक और पॉइंट यहाँ पे पुट कर दूं, इसको मैं पुट कर दूं लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4 3 लैम्डा बाय 4 पुट कर दूं, माइनस 2a आएगा, माइनस 2a भी तो भी तो एसएचएम की इक्वेशन ही है। तो ये पॉइंट भी 2a एम्पलीट्यूड के अंदर ही क्या कर रहा होगा, एसएचएम कर रहा होगा। लेकिन एक चीज सोचो, जब ये वैल्यू 1 है इस पॉइंट के लिए, ये वैल्यू +1 होगी, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे होगा, आया ना। उसी टाइम पे ये वैल्यू -1 होगी इस पॉइंट के लिए, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा, आया ना। तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो पक्की बात ये पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये पॉइंट अगर यहाँ पे होगा तो ये पॉइंट कहाँ होगा,
तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा, है ना। ऐसा भी मैं करके दिखाने वाला हूँ तुम्हें, चिंता ना करो, ठीक है। तो अब मैंने एक बात कही, क्या सही बात है, एकदम लैम्डा बाई 8 पुट करो एक बार, एक्स की वैल्यू लैम्डा बाई 8 पुट करो, पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, तो ये रूट 2 ये आ जाएगा। मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा लैम्डा बाई 4 वाला, ये तो लैम्डा लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 8 वाला तुम पुट करोगे तो ये वाली कितनी आ जाएगी, रूट 2 है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो एसएचएम कर रहा होगा कितने एम्पलीट्यूड का, रूट 2 है। तो ये भी रूट 2 ए भी कर रहा होगा, सिमेट्रिक से देखो तो ये भी रूट 2 ए का कर रहा होगा। तो देखो इधर से आगे कम होता जा रहा है ना, यहाँ पे और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो एक्चुअली के अंदर ये जब दोनों वेव मिलेंगे ना, तो कुछ ऐसी वेव जनरेट होगी। क्या बात समझ में? अभी ये शेप है, टाइम पीरियड मान लो वेव का टी था, तो टी बाई 4 पे ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, ये पॉइंट भी यहाँ पहुंच जाएगा, ये पॉइंट भी यहाँ पहुंच जाएगा, ये पॉइंट भी यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये क्या मिलेगी आपको, एक स्ट्रेट लाइन। आपको लगेगा अरे यार इसमें तो है ही नहीं कोई। और फिर अगर तुम देखोगे कब, ये 0 पे मान लो, तो ये t इक्वल टू टी बाई 4 पे हो गया, तो t इक्वल टू टी बाई 2 पे कैसी शेप मिलेगी, ये वाला पॉइंट इधर आ गया, ये वाले पॉइंट इधर आ गए, हाँ है ना। तो आपको शेप कैसे मिलेगी इसके अंदर, क्या बात समझ में? फिर 3t/2 पे 3t/4 पे क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन, और फिर t पे फिर से ऐसी शेप मिल जाएगी। यार ऐसे में देखिए कभी, देखिए कहाँ ऐसे जो मैं बना रहा हूँ अरे नहीं ऊपर वाली ये बताइए आगे समझ में आया? तो ये जो पॉइंट्स हैं जिनका कभी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, इनको हम क्या बोलते हैं, एंटी, इनको बोलते हैं नोड्स। और वो पॉइंट जिनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उनको क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली बात क्या बोलते हैं, एंटी नोड्स। क्या बोलते हैं इनको, एंटी नोड्स। क्या लॉजिक समझ में आ गया, नोड समझ में आ गया, एंटी नोड समझ में आ गया क्या होते हैं, तो बस यही बात, इसे कोई स्टडी क्यों बोलते हैं। तो इसके अंदर एक खास बात है, अब एनर्जी आगे की जा रही, दो पॉइंट के बीच में फिक्स हो गई है। इस पॉइंट पे सारे के सारे पार्टिकल्स रेस्ट पे होंगे, क्योंकि हर कोई अपने एक्स एचएम के अंदर एक्सट्रीम पोजीशन पे है, रस्सी के हर पॉइंट को देख, हाँ है ना। और इस टाइम पे रस्सी स्ट्रेच होगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो इस रस्सी में क्या है, 0। तो सिर्फ कौन सी एनर्जी इसमें, पोटेंशियल है। फिर जब रस्सी सीधी हो गई होगी, तो इन पॉइंट्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, हाँ है ना। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, 0, क्योंकि स्टेट ही हो गई, स्ट्रेच तो है ही नहीं। तो अब सारी की सारी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में, फिर वापस काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो गई, फिर किसमें वापस कन्वर्ट हो गई, और वो वापस किसमें कन्वर्ट हो गई। तो एनर्जी आगे पीछे कहाँ जा रही है, वही ऑसिलेट कर रही, तो दैट इज एनर्जी मूव नहीं कर रही, दो पॉइंट्स के बीच में क्या हो गई है, फिक्स हो गई है, एक ही फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर जा रही है, हाँ है ना। इसीलिए इसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। तो स्टैंडिंग का मतलब समझ में आ गया,
ये एनर्जी स्टैंडिंग है, हाँ है ना, एनर्जी प्रोपोगेट नहीं कर रही है, दो पॉइंट्स के बीच में क्या कर रही है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अब देखना इस पे ये बनेगा, अब तुम्हें समझ में आ रहा है, ये तो एंटी नोड है और ये दोनों पॉइंट्स क्या है जहाँ पे फिक्स्ड है, तुम मत दिलाओ इसको, दो फिक्स्ड है, वो पॉइंट क्या है, नोड्स है। अब देखना थोड़े पीछे चले जाओ, अब मैं इसमें कोशिश करूंगा 2 या 3 नोड्स बनाने की, एक यहाँ पे, एक बीच में, एक इधर, हो सकता है ज्यादा भी बन जाए। ये बात है, अब समझ आ गई, एंटी नोड दिखाई देगा आपको, आया ना। अब एकदम अलग फ्रीक्वेंसी पे करूंगा तो अब समझ में आने लग गया। जब भी आप स्ट्रिंग को टाइट पकड़ लो, इसको एकदम से प्लग करते हो ना तो इसके ऊपर स्टैंडिंग वेव बनती है। बात समझ में आई थी? बात समझ में आ गई? जब भी जैसे गिटार है, गिटार की स्ट्रिंग को तुम प्लग करते हो ना तो उस पे स्टैंडिंग वेव भी बनती है। अलग अलग पॉइंट पे करोगे तो अलग अलग टाइप की स्टैंडिंग वेव बनेगी। देखो इसमें एक ही बन रही है, इसमें देखो कुछ अलग टाइप की बन रही है, दिख रही है तुम्हें? इस पॉइंट पे देखो, ध्यान से देखो, कई नोड्स मिलेंगे, तुम इस पॉइंट पे देखो, यहाँ से प्लग करोगे तो दो एक नोड मिल रहा है लगभग, है ना, देखो बीच वाला पॉइंट, और इस पॉइंट पे करोगे तो दो ही नोड मिल रहा है एंड पॉइंट पे। अब मेरी बात समझ में आ रही है? तो अलग अलग जगह पे प्लग करते हो तुम, तो देखो दिख रहा है तुम्हें, लॉजिक समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें? देखो तुम्हें महसूस हो रही है बात, है ना? तो कुल मिला के स्टैंडिंग वेव पता चली थी। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में एनर्जी ऑसिलेट ही हो रही है, एनर्जी कहीं जा नहीं रही है। तो जो पॉइंट्स है मैक्सिमम डिस्टरबेंस उनको क्या बोलते हैं, एंटी नोड्स, और जो पॉइंट्स है मिनिमम डिस्टरबेंस उनको क्या बोलते हैं। दो नोड्स के बीच में जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे सेम फेज में है, सारे एक्सट्रीम पोजीशन पे एक साथ ही पहुंच रहे हैं, सारे मीन पोजीशन पे एक साथ ही पहुंच रहे हैं, तो सेम फेज में है ना क्या। दो अल्टरनेट सेक्शंस में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, ये यहाँ पहुंचा तो ये यहाँ पहुंचा, कल भी तो बताया था, ये यहाँ जाके ये यहाँ जाके, अब ये यहाँ पहुंचेगा तो ये इधर पहुंचा, तो तुमने भी तो कहा था 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, दैट इज पाई का, हाँ है ना। तो इन दोनों के यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं और यहाँ पे भी जितने भी पॉइंट्स हैं, इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। और दो नोड्स के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है, 0। अरे यार ये जब एक्सट्रीम पे पहुंच रहे हैं, ये भी एक्सट्रीम पे, ये भी अपने एक्सट्रीम पे, सारे मीन पे एक साथ पहुंच रहे हैं। अब जरा तुम एक बार बताना, ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का फेज डिफरेंस बताना, 0। एम्पलीट्यूड ही तो अलग अलग है, दोनों एक्सट्रीम पे एक साथ पहुंच रहे, मीन पे एक साथ पहुंच रहे, दोनों एक्सट्रीम पे एक साथ मीन पे, तो एम्पलीट्यूड का क्या लेना देना फेज के साथ, नहीं है मेरे पास पक्का। तो दो नोड्स के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमेशा क्या रहेगी, और दो अल्टरनेट सेक्शंस के अंदर हमेशा 180 डिग्री, बस लिखो ना। चलिए ऐसे हम यहाँ पे T/2 टाइम पीरियड में पार्टिकल कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और ये वाला तो भैया ये शेप नहीं बनी। सर ये इंस्टेंट में डिपेंड करेगा ना, किस इंस्टेंट में वो टाइम 0 में, हाँ तो इसको T0 माना तो है, लिखते रहो। अरे यार अभी तो करके दिखाया, ये यूं था, जब ये वाला यूं था तो दूसरा वाला यूं हो गया, यूं था फिर ये यूं हो रहा है, करके तो दिखाया जल्दी इसके अंदर।
मतलब सर जब t by 2 हो रहा है तो इनके बीच का इनिशियल और फाइनल के बीच का फेज डिफरेंस पाई का होता है। यार जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसका मतलब तो समझ जा पाई का है। जब दोनों एक साथ सेम डायरेक्शन में एक्सट्रीम पे जा रहे हैं इसका मतलब 0 है। स्टैंडिंग वेव की डेफिनेशन तो लिख लोगे तुम किताब से छाप लोगे है ना। अगली क्लास में मेरे को तुम बताना स्टैंडिंग वेव की डेफिनेशन क्या है। जब मैं आऊंगा तुम्हारी क्लास में। कल का टॉपिक में नहीं पढ़ा रहा था, इलास्टिसिटी में नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा फ्लूइड और वेव और एसएचएम। अभी तो आपका वेव के बाद सिर्फ फ्लूइड। हाँ फिर वो भी मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। हाँ चंदन सर छुट्टी पे चले गए इसलिए मेरे को पढ़ाना पड़ेगा और वो भी पढ़ाना। चंदन सर ने इलास्टिसिटी पढ़ा ना ब्रिजेश सर पढ़ाएंगे तुम्हें इलास्टिसिटी। ब्रिजेश नहीं तुम्हें ग्रेविटेशन मैंने 2 लेक्चर में करवाया था ना। एक में 2 3 एक कंटिन्यूस मतलब एक ही दिन में करवा दिया था वैसे तो नहीं एक कंटिन्यूस क्लास और एक लेक्चर टाइम लगा देंगे। जैसे मेरा रिकॉर्ड है कि मैं एक लेक्चर में कराता हूँ लेकिन मैं पता नहीं कैसे टाइम लगाता। पूछ लेना तुम्हारे सीनियरों से, उनको तो पढ़ाया ही नहीं, 0 क्लास में करवाया उनको। बात ये है 3 में कराओ 5 में कराओ। इतनी लेट शुरू किया हमने ऑनलाइन में, काफी लेट था कोर्स का, फिर भी हमने काफी कुछ किया। लेकिन अभी तुम्हें ये नहीं पता कमी क्या रही है, ठीक है। अभी यार ऐसे डिमोटिवेट क्यों करना। चलो सच बताऊं क्या, एक्चुअली मैं हमेशा सारी शीटें पूरी डिस्कस करता हूँ शीट। इस बार मैंने क्या किया है, तुम्हें HCV तक रिस्ट्रिक्ट रखा है लगभग। तो मैंने जो शीट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को नहीं करवाई। हाँ वरना मेरी क्लास में रेगुलर DPP शीट वीट सब चलती है हमेशा। बस कोरोना ने वो टाइम खराब कर दिया, पर कोई दिक्कत नहीं है। 12th के अंदर तुम ऑफलाइन तो आनी है तुम्हें, ठीक है। और वैसे मेरा कोर्स अक्टूबर में खत्म हो जाता है 12th का, ठीक है। अप्रैल में शुरू करता हूँ, अक्टूबर में 12th का कोर्स खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में पेपर होगा, उस टाइम के अंदर ये जो भी कमी रही है ना रिवाइज भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी कर लेंगे उस टाइम में। नीट का भी चालू होता है ना, पर हो भी सकता है अगले साल का पता नहीं, अप्रैल में भी होता है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा, बात ये है कि जो HCV भी करो ना वो भी ढंग से करनी है तुम्हें जो तुम कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने कोशिश की कि समझाने की, समझाया मैंने उतना ही है, समझाने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी यार 5 टॉपिक खा जाओ कम समझा दो, वो नहीं किया मैंने, ठीक है। जिसे बोलते हैं प्योर लेक्चर्स उतने ही है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी सी कम हो गई, पर तुमने भी अच्छा काम किया, ठीक है। वो भी अप्रिशिएबल है कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा, फिर भी लोग HCV कर आते हैं मेरे पास प्रॉब्लम लेकर आते हैं, ये अच्छी बात है। मिटा दो इसको। अब सुनो, अब एक बार ये समझते हैं यार, ये स्टैंडिंग वेव जो है ये बंद ही कर रहा है,
स्टैंडिंग वेव तभी बनती है जब कंडीशन राइट हो। और कंडीशन राइट होने का मतलब क्या है? आपने देखा था कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को पकड़ता हूँ और एक पॉइंट को मूव करता हूँ तो कोई जरूरी नहीं है हर बार स्टैंडिंग वेव बने, कई बार नहीं भी बनते। देखो कई बार नहीं भी बनते, बात समझ में आई नहीं? और कई बार क्या हो जाएगी, अभी नहीं बन रही है और कई बार बन जाती है, हाँ है ना? और कई बार बहुत ही अच्छी स्टैंडिंग वेव बनती है पर कई बार नहीं बनती। इसका मतलब कंडीशन कुछ राइट होनी चाहिए। अब वो जो कंडीशन राइट है ना, हम वो समझने की कोशिश करेंगे कि यार ये कंडीशन राइट होने का क्या मतलब है। तो कंडीशन राइट होने का मतलब है कि कंडीशन रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन राइट होने का मतलब कंडीशन रॉन्ग नहीं है, तब राइट कंडीशन पर नहीं है। आपको पता है कोई फिक्स पॉइंट है, कोई पल्स नहीं हो जाएगी तो टकरा के कैसे कराएंगे? यूं 180 डिग्री का फेस चेंज हो जाता है। नहीं पढ़ाया ना कि कोई पॉइंट कोई वेव नहीं हो जा रही, रिजिड पॉइंट पे टकराएगी तो जो आ जाता है। एनिमेशन में भी दिखाया था। अब मान लो आपके पास एक वेव ऐसी है, इस वेव को इधर पहुंचने मान लो 1 सेकंड लगता है, तो 1 सेकंड में ये वेव या इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके कैसे हो जाएगी? ऐसे आ जाएगी। तो 1 सेकंड में ये पोर्शन इधर पहुंच जाएगा और ये वाला पोर्शन इसके ऊपर पहुंच जाएगा। तो जब ये इसके ऊपर पहुंच जाएगा तो ये इसके ऊपर पहुंच जाएगा, इन दोनों का सुपरपोजिशन होगा और इन दोनों का सुपरपोजिशन होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इसके पीछे जो पोर्शन था वो कुछ ऐसा था, आपने देखा होगा जब मैं वेव बना रहा था ये पॉइंट हल्का सा हिल रहा था लेकिन बीच में रस्सी ज्यादा हिल रही। अब क्या होगा जब ये इस पॉइंट पे टकरा के यो बनेगी वाली वेव, कितनी देर में ये वाला पोर्शन इसके ऊपर आ जाएगा, आया ना? और ये पोर्शन जब इसके ऊपर आ जाएगा तो कोई डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे हो जाएगा। तो आप एक पॉइंट को हल्का हिला रहे हो लेकिन बीच में जो रस्सी है वो ज्यादा हिलने लग गई है। वरना होता क्या, जितना डिस्टर्बेंस आप यहाँ से क्रिएट करोगे उतना ही तो डिस्टर्बेंस यहाँ पहुंच सकता है वेव में। तो पर स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, रिपीटेडली सुपरपोजिशन होता है और वो एकदम फेज में जुड़ता जाता है जिसके कारण एम्पलीट्यूड बढ़ते जाता है। हाँ है ना? क्या बात समझ में? देखा था क्या? बिल्कुल। अब तो मैं बताता हूँ, इस तरीके से अगर आप हर किसी की एक स्टैंडिंग वेव होती है जिसपे चीज ऑसिलेट करता है उसको उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसकी? जैसे आप झूला है, किसी को झूला झूला रहे हो, तो जब आप झूला झूला रहे हो तो जब वो इधर आ रहा है जब वापस जाने वाला है तब आप फोर्स लगाओगे तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ते जाएगी। एक बार में आप उतना एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ा सकते जितना आप रिपीटेडली बार बार उसी फेज के अंदर एनर्जी दो, उसी टाइम के बाद में एनर्जी दो कि वो उसके साथ ऐड होती है। लेकिन अगर आपको रोकना है तो इधर आ रहा है तब आप उधर फोर्स लगा दो, रुक जाएगा, एम्पलीट्यूड खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब उन एम्पलीट्यूड को डेवलप करने के लिए आपको जो उसको एनर्जी देना है, दैट इज जो आपको उसको इंपल्स देना बार बार, वो भी उसके फेज के साथ होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में। अपोजिट फेज में दे दोगे एम्पलीट्यूड डेड कर जाएगी। सही बात है? तो एक चीज होती है, एक झूले को ऐसे करके छोड़ दो, वो जब ऐसे चलेगा उसकी जो उसका टाइम पीरियड है जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मींस दैट इज इट्स लवेबल फ्रीक्वेंसी। हर किसी की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर कोई चीज मैक्सिमम रिस्पॉन्ड करती है। जैसे आपको पंजाबी गाना सुनाओ, आप डांस कर सकते हो, आपका मन करता है डांस कर लें। अब बंगाली गाना सुना दो, मैं यार क्या है, डांस नहीं कर सकते। अब मान लो इंग्लिश गाना चला, अब कई होते हैं जो डांस नहीं करना था लेकिन वो कहते हैं मैं अंग्रेजी आती है जो डांस करते हैं, तो दैट इज नॉट रेजोनेंस। ठीक है, वो शो ऑफ रेजोनेंस है। क्या मेरी बात समझ में? ये तो अब मैं ये कहता हूं तुम्हें, रेजोनेंस नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब जब तुमने देखा होगा कई बार थोड़ी थोड़ी कंकड़ है सड़क पे, आप गाड़ी चलाते हो एक स्पीड पर सबसे ज्यादा आवाज आती है, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हो आवाज गैस जाती है। मोम गाड़ी की बात नहीं कर रहे जिनमें हर स्पीड में आवाज आती है, वो खटा रहा है।
ठीक है, तुम बोलो यार मेरी गाड़ी में हर स्पीड पे रेजोनेंस है, दैट इज नॉट रेजोनेंस। ठीक है, आवाज समझ में आई है? तो मैं तुम्हें यही बात कह रहा हूँ, जो रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी, जैसे एक ग्लास टम्बलर है, हाँ या ना, जो शरबत वाला टम्बलर होता है, वाइन वाला, है ना, ठीक है, गॉबलेट, ऐसी बात है तो तुम समझ ही जाते हो, थोड़ा सा इशारा दे दे तो ठीक है। हाँ हाँ, सुनो तुम, तो मैंने क्या कहा तुम्हें, शरबत का गिलास, उसको आप हिट करो तो उसमें आवाज आएगी टन, उस फ्रीक्वेंसी को तुम मेजर करो, जैसे तुम वो फ्रीक्वेंसी मेजर करोगे ना, दैट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। वही फ्रीक्वेंसी तुम टेप रिकॉर्डर पे ऑन कर दो, गॉबलेट आगे रख दो, थोड़ी देर बाद में वो टम्बलर टूट जाएगा। रीजन, क्योंकि वो झूले वाली बात है, वो उस फ्रीक्वेंसी पे हिट कर रहा है, जब टम्बलर यूं जाके यूं आएगा, ये ऑब्वियस बात है, आप हिट करोगे तो उसकी शेप तो चेंज हो रही होगी ना, वाइब्रेशन तो आ ही रहा होगा ग्लास टम्बलर में, तो क्या होगा, जब वो इधर से ओके इधर आएगा ना, उस टाइम प्रेशर वेव फिर से हिट करेगी, वो और ज्यादा मूव करेगा, फिर प्रेशर वेव हिट करेगी सेम फ्रीक्वेंसी पे और हिट करेगा, ऐसे करते करते उस पे क्या हो जाएंगे, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करते जाएंगे, और एक टाइम आएगा जिसके ऊपर वो टूट जाएगा। आपने मूवी देखी होगी टिन टेन, जिसके अंदर वो एक लेडी होती है, ओपेरा गाती है वो, और वो जैसे गाती है ना, जिसके अंदर वो जहाज होता है ना, वो ग्लास टूट जाता है यार, उसका वही कॉन्सेप्ट है। चलो कुंग फू है, सबको देखिए। अब यार अब तुम नहीं भी नहीं देखी, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो गप है, क्योंकि आप एक फ्रीक्वेंसी गले से नहीं निकाल सकते, बात समझ में आई या नहीं? दैट इज अ गप, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप अपने गले से एक फ्रीक्वेंसी निकालो। आप जो फ्रीक्वेंसी आती है आपके गले से, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसीज, हाँ, दैट इज कॉकटेल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें ये बात कह रहा था, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, अब मैं तुम्हें ये कह रहा था कि कंडीशन जस्ट राइट होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। रेजोनेंस तुम समझ ही गए, रेजोनेंस क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज की, है ना, और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी भी उसी पे जाने लग जाएगा, तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस हो गया। मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कौन सी, जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी भी वही होती है, इट मींस इट इज अंडर रेजोनेंस। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? इसी तरह से रेजोनेंस समझ में आया। अब मैं ये कहता हूं स्टैंडिंग वेव के बारे में कि रस्सी के 2 पॉइंट फिक्स्ड है, तो ये दोनों पॉइंट्स हमेशा क्या बनेंगे, नोड से बनेंगे। रस्सी की लेंथ L है, तो सबसे पहले ऐसा नोड बन सकता है, ये दोनों नोड बन सकते हैं, ऐसी बनेगी, बना के दिखाया था कि आपको। तो ये लैम्डा का कौन सा पार्ट है, मतलब लैम्डा कितना है इसमें, दैट इज लैम्डा बाय 2 किसके बराबर है, L। लैम्डा किसके बराबर आ गया, 2L। इसके ऊपर वेव वेलोसिटी क्या आती है, रस्सी की अंडर रूट T बाय म्यू, तो ये रस्सी को खींच के रखा हो तो T बाय म्यू आ गई रस्सी। अब यहां देखो, तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, v बाय लैम्डा। जरा देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, v कितना है, v को v लिखते हैं, अंडर रूट T बाय म्यू को v लिख सकते हैं, और लैम्डा कितना है, तो ये वो फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ी वेवलेंथ यही हो सकती है इसके ऊपर, जब ये दोनों पॉइंट्स नोड हो। दूसरा केस क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, देखो ध्यान से, ये भी नोड बन जाए, ये भी नोड, ये भी नोड। अब लैम्डा किसके बराबर आ गया, L के बराबर, तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गई,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आगे कैसे बनेगा फिर से? आ जा रहा तो ऐसे मत सोचो, ऐसे मत सोचो। लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई टू आया ना। तो 3 लैम्डा बाई टू किसके बराबर है? एल के बराबर है। तो लैम्डा किसके बराबर आ गया? तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गई? 3v बाई 12। अब एक ग्रीन से और बना लेते हैं। लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, जितने लूप है हर एक में लैम्डा बाई टू जोड़ दो, 4 लैम्डा बाई टू, दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो लैम्डा किसके बराबर आ गया? लैम्डा इज इक्वल टू, तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गई? ये बात बताओ, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी ये मिली थी, फिर फ्रीक्वेंसी ये मिली, फिर फ्रीक्वेंसी ये मिली, फिर फ्रीक्वेंसी। कोई जनरल फॉर्मूला दिख रहा है इसमें? जनरलाइज कर सकते हो इस फॉर्मूला? मैं जनरल फॉर्मूला लिखता हूं। n की वैल्यू 1 पुट करो, ये आ रहा है। 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो। अरे वाह, तो ये जनरल फॉर्मूला बन गया। आया ना, जनरल फॉर्मूला बन गया। ब्लैक वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या रेड वाले की? रेड वाले। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो अवेलेबल होती है किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर स्टैंडिंग वेव के कारण, उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल मोड। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल मोड, MOD। हाँ, मतलब देखो आज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें घर पे जाके इसकी रीडिंग लगानी है, तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में रीडिंग नहीं लगानी, सरफेस से लगानी है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। समझ में आना चाहिए ना होता क्या है। ठीक है, पहली फ्रीक्वेंसी होगी अगर मान लो 100, तो दूसरी फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? 200। ये तो 2 पुट करोगे। तो तीसरी कौन सी होगी? 100। तो अगर मैं कहता हूं किसी रस्सी के ऊपर आपको जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो 50 हर्ट्ज, तो उस पे क्या 75 हर्ट्ज सुन सकते हो आप? क्या वो रेजोनेंस करेगी उसके ऊपर? स्टैंडिंग वेव बनेगी यार। 50 से तो 100 ही बन सकती है ना, 75 कैसे बन सकती है? फंडामेंटल का तो फॉर्मूला यही आएगा तेरे फ्रीक्वेंसी का। एन ही तो चेंज है, फंडामेंटल क्या है? V/12, वो 50 है, तो दूसरी कौन सी मिलेगी तेरे को? तो इसका मतलब वो रस्सी 50 फ्रीक्वेंसी पे अगर रेजोनेंस कर रही है, तो अगली कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वो रेजोनेंस पे आएगी? स्टैंडिंग वेव बनेगी। फिर कितने पे आएगी? 150 पे। उसके बाद में कितने पे आएगी? 200। अगर फंडामेंटल मान लो 10 है, तो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे स्टैंडिंग वेव बनेगी उसके? 25 पे बन सकती है। मतलब 25 पे अगर तुम 25 वाले सोर्सेस को एनर्जी दोगे तो स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी। इसको बोलते हैं कंडीशन रॉन्ग। आया ना, कंडीशन रॉन्ग। यार ऑब्वियसली बात है, वरना इन दोनों पॉइंट्स को नोड बनाएगा कैसे? ये तो तेरी मजबूरी है कि इन दोनों को तो नोड्स बनाए। नेगेटिव टू मैच कुछ नहीं कर रहा, फिजिक्स कर रहा है। तेरे को पता है 2 तो बन ही गए, नेगेटिव करने का मतलब होगा क्या? बना तू भाई तेरे, तो फिर मैच लगाने की सोच क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ भाई समझ में आया? ठीक है, अब सुनो, अब मैं ये कहता हूं पहली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, सुनते जाना। सेकंड फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक, तीसरी को तो एन की वैल्यू जो होगी वही हार्मोनिक होगा। अब मेरे को ये बताओ थर्ड हार्मोनिक में कितने नोट्स होंगे? थर्ड हार्मोनिक कौन सी है? ब्लू वाली। 1 2 3 4। फर्स्ट हार्मोनिक में कितने नोट्स हैं? देख लो। तो सेकंड हार्मोनिक में
और फिफ्थ हार्मोनिक में 6 और एट्थ हार्मोनिक में 9। बहुत बढ़िया। फर्स्ट हार्मोनिक में कितने एंटी नोड है? 2 एंटी नोड, एक फर्स्ट। सेकेंड हार्मोनिक में 2। थर्ड हार्मोनिक में 3 एंटी नोड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली। हाँ है ना। एट्थ हार्मोनिक में कितने एंटी नोड होगी? 8 हो गया यार। याद नहीं करना, बनाना है, आइडिया लगाना है, ठीक है, क्योंकि अभी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, जनरल फॉर्मूला पता चल गया? yes, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अब इसका जो जनरल फॉर्मूला बन गया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n अंडर रूट p बाय q अपॉन 2l। सही बात है? हाँ भाई सही बात है, उसमें क्या है? सही बात है। अब देखो, जब आप बजाते हो गिटार, गिटार में होती है 6 स्ट्रिंग्स। अब जो 6 स्ट्रिंग्स होती है ना, उन सबकी थिकनेस अलग अलग होती है, दैट इज म्यू अलग अलग। क्योंकि आप गिटार पे एक ही फ्रीक्वेंसी नहीं सुनना पसंद करोगे, एक ही फ्रीक्वेंसी सुनोगे आप इरिटेट हो जाओगे, ठीक है। जो म्यूजिक है दैट इज एक्चुअली कॉपी, दैट इज ए मिक्सचर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो आपको पसंद है, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं, अब स्ट्रिंग्स कितनी है? 6। तो अगर आप उन पे हिट करोगे तो आपको कितनी फ्रीक्वेंसी मिल सकती है? 6। तो क्या करते हैं, कई बार जब आपको उसको ट्यून करना होता है तो आप देखते हो, आप टेंशन चेंज करते हो, तो उसमें कीज होती है जो रस्सी को टाइट कर देती है। तो अब समझ में आ गया वो टेंशन क्यों टाइट करते हैं। अब अभी एक ही स्ट्रिंग पे आप कई फ्रीक्वेंसी सुन सकते हो, चाहिए आपको सिर्फ 6 फ्रीक्वेंसी से तो काम चलेगा नहीं। तो एक तरीका तो ये कि आप टेंशन चेंज करते रहो, की को घुमाते रहो, बजाते रहो, तो सही तरीका नहीं। म्यू आप चेंज कर नहीं सकते क्योंकि तो फिक्स्ड ही है, पकड़ के कस के फिर थोड़ी बजाओगे। तो ये भी फिक्स हो गया। लेंथ तो बांध ही रखी है, उसको भी चेंज नहीं कर सकते। कर सकते हो, क्योंकि आप क्या करते हो, जिस पॉइंट पे उसको दबाते हो वो पॉइंट नोड बन जाता है, उसको आप तो इफेक्टिवली जब आप बजाते हो, हाँ है ना, यूं करके आप सारी फ्रीक्वेंसी डालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब आप लेंथ कम कर रहे हो, आप लेंथ कम करोगे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, हाँ है ना। तो बजाने का तरीका यही है गिटार को, जब भी आप बजाते हो आप लेंथ कम करते हो, लेंथ कम करने से उसकी पॉइंट उस रस्सी के ऊपर या उस स्ट्रिंग के ऊपर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आपको जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है उस तरह से आप उसकी स्ट्रिंग की लेंथ चेंज करते हो। और उसके लिए आपको देखा होगा कि ऐसे छोटे छोटे मेटल बार से लगे होते हैं ताकि उस पॉइंट पे टच करे तो उसको ले जगह ना टैप करने के लिए। क्या बात समझ में? तो अब तुम्हें गिटार बजाने का पूरा लॉजिक समझ में आ गया, आया ना। वो तो रस्सी है, पीछे जो बोर्ड है दैट इज उसको बोलते हैं साउंडिंग बोर्ड। स्ट्रिंग आप कोई भी ले लो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेन जो पैसे लगते हैं उसके साउंडिंग बोर्ड के लगते हैं, ठीक है। एंड दैट इज अ बिग सीक्रेट, ठीक है। तो मैं नहीं बताऊंगा सीक्रेट है तो सीक्रेट है, ठीक है। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग सीक्रेट है, इसलिए उस हिसाब से जिसका साउंडिंग बोर्ड जितनी ज्यादा एनर्जी लेगी डिस्पर्स कर सकता है, हाँ या ना, वो उतना महंगा होता है। आपने देखो अगर कई जो गिटार है उनमें आवाज बड़ी कम होती है, कई होते हैं प्लग करो जबरदस्त आवाज होती है, तो दैट इज वो गेम किसका है, साउंडिंग बोर्ड का है। आप उस पर दूसरी खरीद के दूसरी स्ट्रिंग लाके बांध दो, वो भी तेज बजेगी उसके ऊपर। तो आप जो पे करते हो वायर की तो चलो कॉस्ट है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, स्ट्रिंग चेंज भी करते ही टूट जाते हैं तो करते ही, ठीक है। लेकिन जो मेन पैसा आप दे रहे हो किसके लिए दे रहे हो? साउंडिंग बोर्ड के लिए दे रहे हो। क्या बात समझ में? पक्का? क्या बात समझ में? ठीक है, ओके, तुम समझ में। और बजाने की टेक्निक समझ में आ गई तुम्हें? क्या चेंज करनी पड़ती है? टी थोड़ी चेंज करते हो, टी तो एक बार ही चेंज करते हो अगर वो ट्यूनअप नहीं रहता। आपको पता यार इस लेंथ पे ये आवाज सही नहीं आ रही, ये फ्रीक्वेंसी नहीं जनरेट हो रही, यू चेंज द टेंशन, हाँ या ना। तुम क्या करते हो? टेंशन चेंज करते हो। इसको क्या बोलते हैं?
n की वैल्यू फर्स्ट हार्मोनिक, n की वैल्यू 2 सेकंड हार्मोनिक, n की वैल्यू 3 थर्ड हार्मोनिक। एक टर्मिनोलॉजी और भी है इसकी, पहली वाली को फंडामेंटल, दूसरी वाली को फर्स्ट ओवरटोन। पहली वाली को ऐसी की रीडिंग लगा लिया तुमने, ठीक है, मैं समझा के भेजूंगा तुम्हें अच्छी तरह से। पहली वाली को फंडामेंटल टोन या मोड, टोन भी बोलते हैं, TON, फंडामेंटल टोन। तो इसके ऊपर होगी वो क्या होगी, फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन कौन सी हार्मोनिक है, सेकंड। और सेकंड ओवरटोन और फिफ्थ ओवरटोन, एट ओवरटोन। अब तुम लॉजिक समझे, यस हाँ है ना। ये दोनों पॉइंट्स पे से क्या हुई है, दोनों तरफ से क्या कर रखा है, इसको बांध रखा है। समझ में आ रही बात, सिर्फ इतना लिखो। टॉपिक क्या, स्टैंडिंग वेव। अब मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेट करने की कोशिश की तो दिखाई हुई आया ना। घर पे जाके ऐसे बना तो घर वालों को देखो कि तुम स्टैंडिंग वेव दिखाई, तुम्हें दो थप्पड़ मारेगी, ठीक है ये तो पता ही। अब यही है ना यार, जो लोग अज्ञानी है उनको क्या समझाए, जो लोग अज्ञानी है उनको क्या समझाए। अब तुम घर वालों को बोलो देखो पापा देखो स्टैंडिंग में दिखाते हो, ये क्या 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 पढ़ता है, लेकिन अब तुम्हें इसका यूज पता चल गया। देखो इग्नोर मार लेते हैं, तो मम्मी को बोलना फिर मानेंगे, सुनेंगे तेरी बात। हाँ इधर जा, इधर जा, हाँ फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। आज के बाद जब तुम गिटार बजाना सीखोगे तुम्हें पहले से फंडा पता होगा कि ये कर कैसे हैं, उसे कैसे लगता है सर आपको राज ऐसे जरूर बताते हैं। हाँ जल्दी लिखो यार, आगे और भी करवा लें, एक टॉपिक और बचा। बेटा तुम्हें समझ में आ रहा है लास्ट में क्या नाम है तुम्हारा, पहली बार क्लास में आई हो फिर पहले पढ़ी हो तुम मेरे से, अभी समझ में आ रहा है तुम्हें, और ये पहली बार से तुम्हारी चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ है, ये सब खतरनाक पढ़ा मतलब मैं नहीं मान सकता कि कोई लास्ट लेक्चर में बैठा वो समझ जाए, तो समझ रहे हो मेरी बात, मैं नहीं मान सकता कोई मेरे लास्ट लेक्चर में बैठा वो समझ जाए, मैं खुद नहीं मान सकता, और तुम्हें समझ में आ गया। क्या बात नहीं यार मेरे को पता भी है, मैं समझा रहा एकदम जबरदस्त, भले तुम्हें ना ठीक है। अरे पढ़ लेना ऐसे समझ में आ जाएगा तो क्या है इसमें।
ग्रीन रट मत आइडिया ग्रीन वाले चार लगे तो समझ भाई उसको ब्लू 2 मिनट प्लीज इधर देखो इधर जा सुनो ऐसा भी हो सकता है कि रस्सी एक एंड पे फ्री हो एनिमेशन में दिखाया ना उस टाइम पे ये पॉइंट हमेशा एंटी नोड बनेगा और ये पॉइंट फिक्स रहेगा तो सबसे पहली चीज इस पे ऐसे बन सकती तो रस्सी की लेंथ अलग रहती है लैम्डा का कौन सा पार्ट है इसमें लैम्डा बाई 4 का पार्ट है ना यार ये यस अरे यार ये हो जाएगा तो लैम्डा बाई 2 फिर जाएगा लैम्डा तो लैम्डा बाई 4 पार्ट है ना ये लैम्डा बाई 4 इक्वल 12 तो पहली फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ जाएगी v बाई 4l आएगी अब दूसरी फ्रीक्वेंसी देखते हैं अब इसको भी ऐसे दिमाग में खराब हो रहा है ऐसे करते लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 बताओ कितना आ गया 3 लैम्डा बाई 4 आया ना तो 3 लैम्डा बाई 4 l के बराबर तो लैम्डा किसके बराबर आ गया तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गई आया ना अब देखा ध्यान से को एक दो तीन चार और 5 मैं ज्यादा दुखी नहीं होना चाहता मेरे को पता है यहाँ पे क्या आना चाहिए 5 अब तुम बताओ जनरल फॉर्मूला क्या है 2n plus डिवाइडेड बाय 4l बिल्कुल सही है जनरल फॉर्मूला बन गया 2n plus 1b अब ये देखते हैं कि n की वैल्यू प्लस 1 आना चाहिए माइनस 1 आना चाहिए n की वैल्यू 1 पुट करो तो क्या आना चाहिए v/4 नहीं यार वो 3/4 अब गड़बड़ होती है तो माइनस करो अब n की वैल्यू 1 पुट करो 2 पुट करो 3 पुट करो परफेक्ट आया ना अब सुनो ये इतना सा पार्ट है वो क्या फंडामेंटल है आया ना सबसे पहले बताओ ये कौन सी हार्मोनिक है हार्मोनिक फर्स्ट तो ये कौन सी है इसमें इवन हार्मोनिक होती है सर्जरी हो गई सर्जरी हो गई सर्जरी कर दी आधी इवन गायब कर दी सिर्फ बॉडी होती है तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है तो ये कौन सी है थर्ड ये कौन सी है फिफ्थ तो ये जो सॉल्व होके आता है ना दिस इज हार्मोनिक कौन सी है n की वैल्यू 1 पुट करोगे 1 नहीं है हार्मोनिक n की वैल्यू 1 पुट करोगे जो बन के आएगा वो हार्मोनिक है 1 पुट करोगे क्या आएगा 1 ही आएगा तो फर्स्ट हार्मोनिक है 2 पुट करो क्या आएगा सॉल्व तो थर्ड हार्मोनिक आया ना 3 पुट करो क्या आएगा फिफ्थ हार्मोनिक है तो इसमें से कौन सी हार्मोनिक है सिर्फ कौन सी होती है तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 100 है तो बताओ सेकंड हार्मोनिक क्या होगी अभी तो बताया होती नहीं अभी बताया फर्स्ट होती है थर्ड होती है फिफ्थ होती है इवन नहीं होती अब बताओ फंडामेंटल 100 है सेकंड हार्मोनिक क्या है नहीं होती है थर्ड कौन सी है फोर्थ नहीं होती और फिफ्थ 500 अब देखो अगर यही मैं इसमें बात करता 100 होती 200 होती 300 होती 400 होती 500 होती लेकिन इसमें क्या है 100 है 300 है 500 है 700 है आया ना इवन वाली गायब आया ना इसका मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट होंगे वो ज्यादा रिच नहीं होंगे उनमें कम फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी ना
इवन वाली तो गायब भी हो गई। अदरवाइज में देखो, इसको बोलते हैं फंडामेंटल टोन। क्या बोलते हैं इसको? तो ये फंडामेंटल है, तो ये कौन सी होगी? फर्स्ट ओवरटोन है, तो ये फर्स्ट ओवरटोन है भाई। फंडामेंटल के ऊपर पहली जो आएगी वो क्या हो? ओवर। तो पहली जो ओवर होगी वो फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन हो गई। फर्स्ट ओवरटोन कौन सी हार्मोनिक है इसमें? इसलिए मैं बोलता हूँ रटना नहीं, क्योंकि अगर रटोगे तो इसमें ये कंफ्यूजन और इसमें ये कंफ्यूजन। ये तो बनाने से आइडिया लगेगा आपको। हाँ है ना? हाँ बिल्कुल। फर्स्ट हार्मोनिक में एक नोड एक एंटी नोड, सेकंड हार्मोनिक में होती नहीं है, थर्ड हार्मोनिक में दो एंटी नोड है और दो नोड है। तो ऐसे नंबर लगा के फिर ही पैटर्न बना पाओगे, रट नहीं सकते। अब मेरी बात समझ में आ गई जो मैं कहना चाहता हूँ? ये एक आपने फ्रीक्वेंसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो दोनों तरफ से फिक्स है, एक तरफ से फिक्स है, एक तरफ से लूज है, अलग हो गए ना दोनों। अब सुनो, फर्स्ट ओवरटोन कौन सी हार्मोनिक है इस केस में? इसमें सेकंड ओवरटोन इसमें कौन सी हार्मोनिक है? फिर इसमें। अब तुम्हें लॉजिक समझ आ गया? अब किसमें कितने नोड्स हैं, कितने एंटी नोड्स हैं, वो तुम्हारा काम। इसी के साथ चैप्टर होता है खत्म।